गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम इस वीडियो के माध्यम से सिंटैक्स नामक चैप्टर का अध्ययन शुरुआत करें। सिंटैक्स मतलब वाक्य विचार। सिंटैक्स का मतलब क्या होता है? सिंटैक्स का मतलब इंग्लिश लिखने में या बोलने में शब्दों का उचित स्थान पर अर्थपूर्ण तरीके से प्रयोग को ही सिंटैक्स कहते हैं। मतलब कोई गलती न हो, यानी वाक्य में शब्दों का उचित स्थान पर अर्थपूर्ण तरीके से प्रयोग को सिंटैक्स कहते हैं। यानी किसी भी वाक्य में जो शब्द प्रयोग किए गए हैं उनका स्थान उचित होना चाहिए, अर्थपूर्ण तरीके से उनका प्रयोग होना चाहिए। यह सिंटैक्स कहलाता है। इसमें अंग्रेजी से संबंधित जितनी बातें हो सकती हैं लिखने में, वह सारी चीजें आ जाती। कहां कहां हमसे गलती होगी, अंग्रेजी शुद्ध कैसे लिखें, यह सिंटैक्स नामक चैप्टर के अंतर्गत आता है। इसका डिवीजन किया है, डिवीजन ऑफ सिंटैक्स, यानी प्रारंभिक चीजें क्या क्या इसमें सावधानी बरतनी चाहिए, पहले उसको देख लेंगे। उसके बाद पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब क्या क्या गलती होती है उसमें हम देखेंगे। फिलहाल इसे जो जनरल चीजें, सामान्य चीजें हैं, उसको देखते हैं। डिवीजन ऑफ सेंटेंस का पोजीशन ऑफ वर्ड्स इन ए सेंटेंस। एक वाक्य जो लिखा होता है उसमें शब्द की स्थिति क्या होती है, यानी जो शब्द हम वाक्य में प्रयोग किएंगे क्या वह उचित स्थान पर है। अगर उचित स्थान पर नहीं होगा तो अर्थ का अनर्थ कर देगा। दूसरा है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का मतलब उचित व्यवस्था, एग्रीमेंट आपने किया है कि नहीं, मतलब कर्ता के अनुसार किया है कि नहीं, अन्य चीजें उसके अनुसार है या नहीं। और तीसरा कंकॉर्ड, यानी ये गवर्नमेंट मतलब एग्रीमेंट, यानी एक कर्ता और क्रिया के साथ एक दूसरे का क्या समझौता है, किस तरीके से किया गया। और दूसरा है गवर्नमेंट का मतलब यह हुआ कि क्या ऑर्डर से, यानी शब्दों को क्रम से आपने लिखा है। क्रम से मतलब एसआरटी सेंटेंस में कैसे शब्द रखे जाए, इंट्रोगेटिव में कैसे रखे जाए, इंपरेटिव में कैसे रखे, एक्सक्लेमेटरी में कैसे रखे, ये रूल है। इसमें सबसे पहला ग्रुप ए ऑर्डर ऑफ वर्ड्स। शब्दों का क्रम क्या हो, ऑर्डर मतलब क्रम, यानी वाक्य के अंतर्गत शब्दों को किन क्रम में आप रखेंगे, कैसे रखेंगे। रूल नंबर 1 है इनडायरेक्ट एंड डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। आप जानते हैं कि साधारण सामान्य वाक्यों के अंतर्गत जब कोई वाक्य लिखा जाता है तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा जाता है, तब वर्ब आता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो कॉम्प्लीमेंट होगा, बाकी अदर वर्ड्स उसके बाद लिखे। यानी अधिकांशतः वाक्यों में जो असर्टिव सेंटेंस उसकी बात की जा रही है, उसमें सबसे पहले कर्ता लिखिए, तब क्रिया लिखिए, तब कर्म लिखिए, या पूरक उसके बाद, बाकी चीजें उसके बाद आएंगी। ये ऑब्जेक्ट जो होता है ये दो तरह का होता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट 98% जीवित प्राणी होता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट 98% निर्जीव प्राणी। बेहतर यह है कि क्रिया में किसको किसे लगा करें, हुम लगाकर प्रश्न किया जाए, उत्तर में जो शब्द या शब्द समूह मिलेगा वही इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। और मुख्य क्रिया में आप वाट क्या लगाकर प्रश्न कीजिए, उत्तर में जो शब्द या शब्द समूह मिलेगा वह डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। नियम यह है कि जब वाक्य आप लिख रहे हैं तो कर्ता लिख लीजिए, क्रिया लिख लीजिए, और उसके बाद इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखिए, यानी सबसे पहले इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखिए तब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखिए। ऐसा इसलिए कि आप टू फार से बच जाएंगे। जैसे मुकेश नहीं, महेश टाट मुकेश इंग्लिश। महेश ने मुकेश को अंग्रेजी पढ़ाया, तो पढ़ाया किसको पढ़ाया, मुकेश को। मुकेश क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। क्या पढ़ाया, इंग्लिश। इंग्लिश क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। नियम यह है कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को डायरेक्ट के पहले रखिए तो टू फार नहीं लगाना पड़ेगा। लेकिन अगर आपने स्थान बदल दिया, पहले डायरेक्ट लिखा और इनडायरेक्ट को बाद में लिखा, कोई पाबंदी नहीं, आप लिख सकते हैं, तब आपको नियमानुसार टू और फार लगाना पड़ेगा। जैसे महेश
टाट इंग्लिश टू मुकेश, मुकेश पीछे जाएगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट टू हो जाएगा। यू गेव मी ए बुक, आपने मुझे एक पुस्तक दी। मी किसको दिया? मी मुझको दिया। क्या दिया? ए बुक, एक पुस्तक दिया। तो ये हुआ सब्जेक्ट, ये हुआ वर्ब, ये हुआ इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अगर स्थान बदलेंगे तो ये ऐसे हो जाएगा, यू गेव ए बुक टू मी, टू लगाना पड़ेगा। मतलब वाक्य की रचना करते समय इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की क्या पोजीशन है, इस पर सावधानी बरतें। रूल नंबर 2 है कॉम्प्लीमेंट। बी से जितनी भी बनने वाली क्रियाएं होती हैं, जा रहे हैं, वाज हुआ, ये अपना अर्थ पूरा नहीं करती। इनके अलावा भी कुछ हैं, जैसे बेकम है, सीम है, लुक है, अपीयर है, ये भी अकेले अपना वाक्य का अर्थ पूरा नहीं करते। वाक्य के अर्थ को पूरा करने के लिए कोई न कोई शब्द रखना पड़ता है या शब्द समूह रखना पड़ता है, उसी को कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। जैसे हरी इज वीक इन इंग्लिश, हरी अंग्रेजी में कमजोर है, यहाँ केवल लिख दिया जाए हरी इज, फुल स्टॉप लगा दिया जाए, वाक्य का अर्थ नहीं पूरा होगा, तो इसलिए आगे लिखना पड़ेगा वीक इन इंग्लिश। अशोक वाज ए किंग, अशोक के कराया जाता है। ये ए किंग जो आया है वो कॉम्प्लीमेंट कहलाता है, पूरक कहलाता है। और कॉम्प्लीमेंट सदैव क्रिया के बाद में होता है ना, कॉम्प्लीमेंट क्रिया के बाद में रखा जाता है। अब आइए रूल नंबर एडवर्ब। एडवर्ब जिसकी विशेषता बताता है उसके साथ रखा जाता है, जैसे यानी उसी के पास रखा जाता है। ही हैज वर्कड वेरी हार्ड, इसमें वेरी भी एडवर्ब है, हार्ड भी एडवर्ब है और वर्कड की विशेषता बता रहा है, इसलिए इसके पास रखा गया। ही हैज वर्कड वेरी हार्ड। ही रन्स फास्ट, वह तेज दौड़ता है, यहाँ फास्ट एडवर्ब का काम कर रहा है। रूल नंबर 4 वनली का प्रयोग बड़ी सावधानी पूर्वक करना चाहिए। अगर गलत जगह पर आपने इसका प्रयोग कर दिया तो वाक्य का अर्थ यह बदल के रख देगा। जैसे यहाँ देखिए, वनली ही लेंट मी ए बुक, केवल उसने मुझको एक पुस्तक दिया, बाकी किसी ने नहीं दिया। इस वाक्य का मतलब वनली ही लेंट मी ए बुक, केवल उसने मुझे एक पुस्तक दी, बाकी किसी ने नहीं दिया। अब जरा इनका देखिए, ही लेंट वनली मी ए बुक, उसने केवल मुझको एक पुस्तक दी, बाकी किसी को नहीं दिया। ही लेंट वनली मी ए बुक, उसने केवल मुझको पुस्तक दी, किसी और को नहीं दिया। और ही लेंट मी वनली ए बुक, उसने मुझको केवल एक पुस्तक दी। उसी को ऐसे भी लिख सकते हैं, ही लेंट मी ए बुक वनली, मतलब उसने मुझको केवल एक पुस्तक दी। तीनों वाक्यों का अर्थ 3 तरह का हो गया, केवल वनली के पोजीशन बदलने से। रूल नंबर 5 मियरली का प्रयोग, नॉट का प्रयोग, नेवर का प्रयोग जिसकी विशेषता बताने के लिए आता है उसके आगे रखते हैं, जस्ट उसके आगे शब्द से पूर्व रखते हैं। जैसे हरी केम मियरली इंक्वायर आफ्टर माई हेल्थ, हरी केवल मेरे स्वास्थ्य की पूछताछ करने के लिए। मियरली केम, मियरली इंक्वायर, टू इंक्वायर होना चाहिए, टू इंक्वायर, मियरली टू इंक्वायर आफ्टर माई हेल्थ। दूसरा है ही मियरली आस्क्ड माई एड्रेस, उसने केवल मेरा पता पूछा। ऑल ऑफ अस आर नॉट रिच, है ना, ऑल ऑफ अस आर नॉट रिच। ही नेवर टेल्स ए लाई, क्या है नेवर, क्या है टेल्स की विशेषता बता रहा है। लेकिन वही ही नॉट और नेवर, ए जा रहा है वाज वेयर के साथ लगते तो पीछे लग जाते, अन्य क्रियाओं के आगे लगते हैं। जैसे ही नेवर केम हियर, वह यहां कभी नहीं है, लेकिन उसको नेवर दूसरे के साथ लगाया जाए, ही इज नेवर लेट, इज के बाद लगाया। रूल नंबर 6 एट्रीब्यूटिव यूज ऑफ एडजेक्टिव। एडजेक्टिव का प्रयोग 2 तरह से होता है। अगर एडजेक्टिव का प्रयोग जिस नाउन की विशेषता बता रहा है उसके आगे किया गया है, इस प्रयोग को कहते हैं एट्रीब्यूटिव यूज ऑफ एडजेक्टिव। जैसे ए गुड बॉय, ए गुड बॉय में गुड बॉय की विशेषता बता रहा है, उसके आगे रखा गया है, इसको कहेंगे एट्रीब्यूटिव यूज ऑफ एडजेक्टिव।
लेकिन जिसकी विशेषता बताए वो क्रिया से पहले और विशेषता बताने वाला एडजेक्टिव बाद में, तो इसको प्रेडिकेटिव यूज ऑफ एडजेक्टिव कहते हैं। अब यहां देखिए, ए ब्लैक हॉर्स। ए ब्लैक हॉर्स क्या है? ब्लैक हॉर्स की विशेषता बता रहा, इसके आगे रखा गया फेल डाउन इनटू द रिवर। इस एडजेक्टिव के प्रयोग को कहेंगे एट्रीब्यूटिव यूज ऑफ एडजेक्टिव। रूल नंबर 7, प्रेडिकेटिव यूज ऑफ एडजेक्टिव। इसमें एडजेक्टिव क्रिया के बाद आता है, जैसे दीवे बाजला या लांग, इस वे की विशेषता बता रहे, क्रिया के पीछे चला गया, उसके पास नहीं, इस यूज को कहेंगे प्रेडिकेटिव यूज ऑफ एडजेक्टिव। दी बॉय इज क्लेवर। क्लेवर बॉय की विशेषता बता रहा है, लेकिन क्रिया के बाद में। रूल नंबर 8, होल सेंटेंस की विशेषता बताने वाले एडजेक्टिव, यानी पूरे वाक्य की सिंटेंस की विशेषता बताने वाले, जैसे लकीली, अनलकीली, फॉर्चुनेटली, अनफॉर्चुनेटली, सर्टेनली। अगर पूरे वाक्य की विशेषता बताते हैं तो वाक्य के सबसे पहले रख दिया जाता है उनकी पोजीशन, जैसे लकीली माई ब्रदर पास, सौभाग्यवश मेरा भाई पास हो गया, सबसे पहले लगा लकीली। ये एडवर्ब है, पूरे वाक्य की विशेषता बता रहा है। अनफॉर्चुनेटली ही कुड नॉट रीच देयर। दुर्भाग्यवश वह वहां नहीं पहुंच सका। अनफॉर्चुनेटली ही कुड नॉट रीच देयर। रूल नंबर 9, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आप जानते हैं कि कर्ता के पहले कोई न कोई क्रिया लगी होती है, सहायक क्रिया लगी होती है, यानी पहले सहायक क्रिया आती है तब कर्ता आता है, मुख्य क्रिया कर्ता के बाद में आता है, जैसे विल यू स्लीप देयर, जैसे वाई इज ही हियर। लेकिन अगर इज आ रहा है, वाई वेयर आया हुआ हो, तो वहां देखते हैं ना कि वही मुख्य क्रिया हो जाती है। इज आ रहे हैं, वाज वेयर, हैज हैव है। अगर यह आया है तो वह सहायक क्रिया तो है नहीं, वही मुख्य क्रिया, तो वही कर्ता के आगे चली जाती है क्रिया। वाई इज हियर, वह यहाँ क्यों है? हैड ही ए पेन, देख रहे हैं, क्रिया के पीछे कर्ता चला गया, इसलिए वो अकेले है। वेयर इज सी नाउ, कर्ता के पहले क्रिया आ गई। इसका अपवाद है, हु एक ऐसा है जो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है, और इंट्रोगेटिव प्रोनाउन सब्जेक्ट को पूछने के लिए आता है, वही सब्जेक्ट बन जाता है, तो उसके बाद तत्काल क्रिया आ जाती है, हु केम हियर, हु हेल्प्ड हिम। यानी इस तरह से आपने यह देखा कि विभिन्न प्रकार के वाक्यों की संरचना विभिन्न प्रकार से होती है, और उनको लिखते समय बड़ी सावधानी बरतनी चाहिए ताकि उसमें कोई गलती न हो।